Hello student, welcome to iScience. So आज let's come to the next lecture of wave optics, fourth video. लास्ट जो वीडियो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हम लोग ने एक फेनोमेना एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स वेव थियरी. हाइगन्स वेव थियरी से मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में लेक्चर में फर्स्ट वीडियो में कि तीन फेनोमेना एक्सप्लेन किया इस चैप्टर में. हाइगन वेव थियरी जो न्यूटन नहीं कर पाया था, वो कौन से तीन फेनोमेना थे? पोलराइजेशन था, इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन. हमने लास्ट वीडियो में पोलराइजेशन पूरा कंप्लीट कर दिया है. तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट फेनोमेना जो हाइगन की वेव थियरी से एक्सप्लेन होता है विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट एंड वेवलेट्स, जिसका नाम है इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, आज हम वो स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंटरफियरेंस, जैसे यहाँ नाम लिखा हुआ है इंटरफियरेंस ऑफ लाइट. इंटरफियरेंस समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा सुपरपोजिशन. अब ये जो वर्ड सुपरपोजिशन है आपने सुना होगा, मतलब हम लोग ने, मैंने भी कराया आपको. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर में अगर आप जाएं वहां पे वर्ड है सुपरपोजिशन. ऑसिलेशन में भी है सुपरपोजिशन. ये बेसिकली सुपरपोजिशन होता क्या है, मैं सिर्फ रिवाइज कर देता हूं. यहाँ वेव्स की बात हो रही है, तो वेव्स की जब बात हो रही है, सुपरपोजिशन मतलब वेव्स ओवरलैप हो रहा है. एक वेव दूसरे वेव या दो से ज्यादा वेव्स अगर ओवरलैप होते हैं, तो जब वो ओवरलैप होते हैं तो जिस पॉइंट पे वो ओवरलैप होते हैं उस पॉइंट पे जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है वहां पे उसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाता है. अब किस तरह से चेंज हो जाता है? तो इस प्रिंसिपल से चेंज होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. क्या बोलता है, लेट्स सी. फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं डायग्राम से. When two or more waves overlap, the resultant displacement at any point and at any instant, ये displace कौन हो रहा है? पार्टिकल. जो पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहा है ना, उसी का डिस्प्लेसमेंट is equal to the vector sum of instantaneous displacements that would be produced at the point by the individual waves if each wave is present alone. क्या मतलब? Let's take an example. Suppose एक वेव है जिसका क्रेस्ट और ट्रफ है. ठीक है, तो इस वेव का अपना एक एम्पलीट्यूड है, लेट्स से A1. क्रेस्ट में भी है प्लस ट्रफ में भी रहेगा उसका एम्पलीट्यूड. तो ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल वेव का एक है एम्पलीट्यूड A1. एक दूसरा वेव है, ठीक है. अब इसका जो एम्पलीट्यूड है लेट्स से A2 है, ये भी उसका इंडिविजुअल है. तो ये दोनों वेव्स का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है, मतलब ये जो पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहे हैं हर पॉइंट पे वो A1 एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट हो रहे हैं. अब अगर ये दोनों वेव्स आपके ओवरलैप हो जाते हैं एक के ऊपर एक, तो क्या होगा? बहुत पॉसिबल केसेस हो सकता है, लेकिन हम लोग 2-3 स्पेशल केस ही लेते हैं. कौन सा स्पेशल केस? एक स्पेशल केस ऐसा है कि मेरा जो क्रेस्ट है पहले वाले का, जिसका एम्पलीट्यूड A1 है, और दूसरे वाले का भी जो क्रेस्ट है जिसका एम्पलीट्यूड A2 है, वो दोनों आके एक पॉइंट पे ओवरलैप हो गए. अब जब ये दोनों आके ओवरलैप हो गए तो उस जगह पे पार्टिकल का क्या होगा? पार्टिकल कौन से एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, A1 से कि A2 से? तो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि दोनों का वेक्टर सम ऐड करने का, मतलब A1 A2 दोनों क्रेस्ट में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स ऐड हो जाता है. तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो होगा A1 प्लस A2. दोनों वेव अगर क्रेस्ट में आके मिलेंगे तो उनका एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा. सिमिलरली अगर दोनों वेव ट्रफ में आके मिलते हैं, दोनों वेव ट्रफ में आके मिलते हैं, मतलब इसका A1 है एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड A2 है, दोनों ट्रफ में आके मिलते हैं, तो भी दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, डाउनवर्ड्स. तो वहां भी एडिशन होगा. वेक्टर क्या बोलता है, सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर्स होगा तो ऐड होगा, तो यहाँ भी ऐड होगा. तो यहाँ भी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वो भी A1 प्लस A2 होगा. ये तो हो गया अगर दो क्रेस्ट ऐड हो रहे हैं या दो ट्रफ मिल रहे हैं. अगर ऐसा है कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ आ रहे हैं, मतलब कि एक का क्रेस्ट, ठीक है, और दूसरे का ट्रफ,
तो यहाँ से क्रेस्ट आ रहा है, यहाँ से ट्रफ आ रहा है। जस्ट इमेजिन ऐसा दोनों वेव आ रही है। इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है। अब ये दोनों ऑपोजिट है, इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज, इन सबको हम बोलते हैं इन फेज। दोनों अगर क्रेस्ट में मिलते हैं या दोनों ट्रफ में मिलते हैं तो हम बोलते हैं वो लोग इन फेज में। अब अगर एक क्रेस्ट आ रहा है और एक ट्रफ आए तो उसको आउट ऑफ फेज बोलते हैं। आउट ऑफ फेज मतलब देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री पाई। तो आउट ऑफ फेज है क्योंकि हम जानते हैं कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई होता है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आउट ऑफ फेज वेव मिलेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वेक्टर के हिसाब से क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे पार्टिकल का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा सबट्रैक्ट होगा। A1 माइनस A2 मॉडुलस क्यू जो भी बड़ा होगा उसका A1 बड़ा होगा A2 बड़ा होगा, जो भी बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव साइन लगेगा। तो इट मीन डिफरेंस ऑफ द टू एम्पलीट्यूड्स। दिस इज बेसिकली व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो जब भी दो, हम लोग दो की बात करें, दो से ज्यादा भी हो सकता है, देयर इज नो ऑप्शन, नो प्रॉब्लम। जब भी दो वेव्स ओवरलैप होंगे एट एनी इंस्टेंट एट एनी पॉइंट, उस पोजीशन पे, उस मीडियम की उस पोजीशन पे उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वो दोनों वेव का जो रिजल्टेंट होगा बाय वेक्टर एडिशन, बाय वेक्टर एडिशन जो रिजल्टेंट मिलेगा वो उस जगह पे उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस तब होगा जब हमारी जो लाइट, हम लोग लाइट की बात करें, हमारी जो लाइट वेव्स है जब ओवरलैप करेगी तभी हमको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर वेव्स हमारी ओवरलैप करेगी तो भाई कौन सा रूल फॉलो करेगी, वो तो रूल यही फॉलो करेगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से वो रूल फॉलो करके ओवरलैप करेगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लाइट वेव में वही चीज होगा, जब उसके दो क्रेस्ट ओवरलैप करेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, जब उसके दो ट्रफ ओवरलैप करेंगे तो भी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। हाँ, अगर उसका क्रेस्ट और उसका ट्रफ वो ओवरलैप कर रहा है तो एम्पलीट्यूड घट जाएगा। इनफैक्ट अगर ये दोनों एम्पलीट्यूड सेम हो गए, A1 A2 दोनों, तो यहाँ एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे कितना होगा रिजल्टेंट, जीरो हो जाएगा, जीरो एम्पलीट्यूड। अगर ये दोनों एम्पलीट्यूड सेम है तो आप माइनस करेंगे तो आंसर जीरो हो जाएगा, मतलब वो वहां पे एम्पलीट्यूड जीरो हो गया और यहाँ पे एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। कब, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तब, नहीं तो सिंपल ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। तो ये चीज लाइट में भी होगी, डेफिनेटली होगी। अगर लाइट के वेव भी ओवरलैप करें तो वो लोग क्विक नए हैं, जैसे साउंड वेव्स है वैसे लाइट वेव में भी सेम प्रिंसिपल फॉलो होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्वेश्चन ये है कि इसका इंटरफेरेंस से क्या लेना देना, व्हाट मतलब इसका इंटरफेरेंस में क्या एक्सप्लेनेशन बैठता है। तो भाई इंटरफेरेंस ऐसा हो जाता है कि जब ये लाइट वेव्स ओवरलैप होते हैं ना, तो जैसे कि हमने बोला कि कहीं जगह पे एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा, कहीं जगह पे एम्पलीट्यूड एकदम कम हो जाएगा। कम कितना, जीरो भी हो सकता है। कब होगा जीरो, जब एम्पलीट्यूड सेम होगा और आउट ऑफ फेज होगा तो वहां पे एम्पलीट्यूड जीरो भी होगा। तो भाई इससे क्या, इससे ये है कि एम्पलीट्यूड पे कोई डिपेंडेंट है, कौन मालूम है, इंटेंसिटी। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी होती है ना, डार्क ब्राइट, जो भी आपको ज्यादा इंटेंसिटी कम, तो मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं। तो इंटेंसिटी जो होती है, हम लोग, मैं आपको ये भी बात बता चुका हूं, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इसका मतलब है ओवरलैप होते समय जब आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, मैक्सिमम दो क्रेस्ट या दो ट्रफ पे, उस जगह पे इंटेंसिटी उसके स्क्वायर पे चली जाएगी, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। आप समझ रहे हैं, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब कि अगर सपोज ये दोनों एम्पलीट्यूड सेम है, इनिशियल इंटेंसिटी सपोज I0 है, तो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, इसका 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड स्क्वायर तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, हो जाएगा 4I0, क्योंकि I0 इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। 4 टाइम्स हो जाएगा एम्पलीट्यूड, 4 टाइम्स इंटेंसिटी। बट जस्ट इमेजिन कितना ब्राइटनेस बढ़ जाएगा अगर वेव्स ओवरलैप होगा एट क्रेस्ट एंड एट 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ। ये मैक्सिमम हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अगर अलग अलग एम्पलीट्यूड है तो फिर 4 टाइम नहीं होगा, फिर उससे कम ही होगा। हाँ, अगर आउट ऑफ हुआ ये वाला,
तो मिनिमम हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये दो तो प्लस हो रहा है, ये मिनिमम हो जाएगा, ये माइनस होके मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी आपको मिनिमम मिलेगी, मतलब कि जब भी दो वेव्स इंटरफियर करेंगे तो उनकी एनर्जी जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कहीं पे आपको बहुत ब्राइट दिखेगा, एकदम ब्राइट लाइट, और कहीं पे आपको डार्कनेस दिखेगा, ऑलमोस्ट नो लाइट, डार्कनेस या ऑलमोस्ट नो लाइट, और उसके बीच का भी रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, सब रहेगा, मगर मैक्सिमम ब्राइटनेस एकदम, मिनिमम एकदम डार्कनेस, और बीच का रीजन में आपको इसके बीच का आपको इंटेंसिटी देखने को मिलेगा। ये एक पैटर्न बनता है लाइट का। कब? जब लाइट वेव्स ओवरलैप करते हैं तब। तो जहां पे आपको ब्राइटनेस मिलता है ना, एकदम ब्राइटनेस, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। जहां पे एकदम ब्राइट, ये ब्राइट के लिए, और जहां पे आपको डार्क रीजन्स मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। यही तो है इंटरफियरेंस। क्या इंटरफियरेंस? जब भी हमारी लाइट वेव्स ओवरलैप करेगी तो उसकी जो एनर्जी है ना, वो रीडिस्ट्रीब्यूट, इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट, कहीं पे बहुत शार्प इंटेंसिटी होगी, कहीं पे एकदम मिनिमम इंटेंसिटी होगी, और कहीं पे बीच की होगी। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटेंसिटी की, कब? जब दो वेव्स ओवरलैप करेंगे तब, दो या दो से ज्यादा, तब एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। और उसमें एकदम मैक्सिमम जो होगा इंटेंसिटी, उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एकदम मिनिमम इंटेंसिटी होगा उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव, और बीच का जो होगा वो तो होगा उसके बीच में जो भी स्प्रेड आउट। इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। ये वेव में ही पाया जाता है, ये पार्टिकल नेचर से नहीं एक्सप्लेन हो सकता है। तो जब ये देखा गया था, इस फेनोमेना को जब सबसे पहले थॉमस यंग था, एक साइंटिस्ट, जिसने इस फेनोमेना को डिस्कवर किया था, बताया था लोगों को भाई ऐसा फेनोमेना है लाइट का। तो न्यूटन का जो थियरी है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हाइगन का जो वेव थियरी है ना, क्योंकि वेव थियरी से ये कंसेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पार्टिकल में कहाँ होता है? वेव में होता है। इसलिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव से रिलेटेड है, इसलिए वेव थियरी बराबर बैठती है फॉर इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। आई होप आपको समझ में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। अब क्वेश्चन है कि सर हम लोग जिस रूम में, आप जिस रूम में बैठे हैं, क्या वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होता है? होगा ही ना, वहाँ कितने सारे सोर्स ऑफ ट्यूबलाइट होगा, बल्ब होगा, कहाँ से लाइट होती होगी, तो लाइट वेव्स तो ओवरलैप होते होंगे। तो आपके रूम में भी इंटरफेरेंस होना चाहिए, मतलब कहीं कहीं जगह पे एकदम ब्राइट, कहीं कहीं जगह पे एकदम डार्क, ऐसा पूरा स्प्रेड आउट होना चाहिए इंटरफेरेंस पूरा मस्त रूम के अंदर। होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? होना तो चाहिए, होता है। मतलब ये क्या फेनोमेना घर के अंदर नहीं होता है? नहीं होता है, घर में भी होता है। तो हमको क्यों नहीं दिखता? हमको इसलिए नहीं दिखता क्योंकि इंटरफेरेंस जो हो रहा है ना हमारे रूम में, वो बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, बहुत फास्ट चेंज होता है, वो फिक्स नहीं है, वो रुका नहीं रहता है, वो पैटर्न बन के फटाफट चेंज होता है। कहीं ब्राइट होगा, अचानक चेंज होगा, डार्क हो गया, अचानक कुछ और हो गया, मतलब स्प्रेड होता है, तो इतना फास्ट होता है कि आपकी आंख उसको देख नहीं पाती। तो जब नहीं देख पाती तो हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे इंटरफेरेंस? नहीं, हम इसको चेंज कर सकते हैं सिस्टम को। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमको इंटरफेरेंस अच्छी तरह दिखे और बहुत देर तक दिखे। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, स्टेडी इंटरफेरेंस, स्टेडी मतलब जो चेंज ना हो, ऐसा भी कर सकते हैं। उसको करने के लिए एक कंडीशन लगती है। क्या कंडीशन लगती है? मैं आपको वो बताता हूँ। तो जो कंडीशन लगती है किस लिए? फॉर स्टेडी इंटरफियरेंस। अगर आपको चाहिए कि स्टेडी इंटरफियरेंस पैटर्न अगर आपको देखना है बहुत अच्छा सा, जो आपको आपके घर में नहीं दिखता, होता है तो भी दिखता नहीं क्योंकि वो चेंज हो रहा है। हम नहीं चाहते वो चेंज, हम चाहते वो रुका रहे, अच्छी तरह दिखे हमको। उसके लिए आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। आपका जो सोर्स है ना, सोर्स, लाइट सोर्स, आपका जो लाइट सोर्स है वो होना चाहिए कोहेरेंट सोर्स। मैं बताता हूं व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स अपने आप में 2 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। एग्जाम में पूछते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अब इसकी एक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बिना आप इंटरफेरेंस पैटर्न देख नहीं सकते। इंटरफेरेंस पैटर्न मैंने बोला आपके रूम में हो रहा है,
आप नहीं देख पाते क्योंकि वो फास्ट चेंज भी होता है। हम नहीं चाहते वो चेंज, हम चाहते हैं वो स्टडी रहे, हिले नहीं, बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, जैसा है वैसा रुका रहे। उसके लिए आपकी जो लाइट सोर्स होनी चाहिए, जहां से आपकी लाइट आ रही है वो वेव्स बनते हुए, वो कोहेरेंट सोर्स। नाउ व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स? लेट्स अंडरस्टैंड कोहेरेंट सोर्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में। कोहेरेंट सोर्स मतलब जो लाइट वेव्स है दे शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब जो अलग अलग दो जगह से जो लाइट आ रही है, दो वेव्स आ रही है, मतलब दो अलग अलग सोर्स से आ रही है, तो दो अलग अलग सोर्स से लाइट जो आ रही है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, जो कि जनरली होती नहीं है ना। हमारे घर में भी जो अलग अलग लाइट, दो अलग ट्यूबलाइट होगी तो उनकी भी अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो फिर आपको ये कोहेरेंट, इसको कोहेरेंट नहीं बोलेंगे, कोहेरेंट तभी बोलेंगे जब लाइट वेव जो होगी सेम फ्रीक्वेंसी। प्लस एक और चीज, प्लस they should be in phase or have a constant phase difference independent of time। अब ये क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है देखिए ये तो होना ही चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी तो होना ही चाहिए, वो दो वेव्स या दो से ज्यादा जो भी ओवरलैप हो रहे हैं, प्लस वो दोनों वेव्स सेम फेज में भी होना चाहिए। यू नो मीनिंग ऑफ सेम फेज? सेम फेज मतलब दोनों वेव साथ में क्रेस्ट, दोनों वेव साथ में ट्रफ, दोनों वेव साथ में क्रेस्ट, दोनों वेव साथ में ट्रफ, सेम फेज में होना चाहिए। या फिर सपोज सेम फेज में नहीं है किसी वजह से, तो उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब एक फेज और दूसरे फेज में सपोज π/2 का फेज डिफरेंस है, तो वो हमेशा ही π/2 रहना चाहिए, उसमें फिर चेंज नहीं होना चाहिए। π/2 का मतलब एक क्रेस्ट पे और एक कहीं और मिड पॉइंट पे, मीन पोजीशन पे, तो उसके बीच में फेज डिफरेंस π/2 हुआ, तो हर बार मूव करते समय फेज डिफरेंस π/2 ही रहना चाहिए, वो फेज डिफरेंस किसी समय भी चेंज नहीं होना चाहिए। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तो वो जो लाइट आ रही है जिस सोर्सेस से, उन सोर्सेस को हम बोलते हैं दे आर कोहेरेंट सोर्सेस। और जब आपको कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट वेव मिलेगी और वो जब ओवरलैप होगी, तब उसका जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो आप देख पाएंगे काफी समय तक, सस्टेन्ड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न देख सकते हैं। तो ये रूम में तो नहीं हो सकता, इसको देखने के लिए लेबोरेटरी में जाना पड़ता है, क्योंकि वैसा कंडीशन बनाना पड़ेगा। और इसको सबसे पहले किसने किया? जैसे कि मैंने आपको कहा, इस चीज को सबसे पहले करने वाला इंसान का नाम है थॉमस यंग। थॉमस यंग 1801 में इसने किया था एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये करके दिखाया कि कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, और यही एक बहुत बड़ा फिनोमेना था जिसने वेव थ्योरी को ठप्पा लगा दिया कि वेव थ्योरी सही है। थॉमस यंग ने किया क्या? थॉमस यंग के पास प्रॉब्लम क्या था कि वो दोनों सोर्स जो होनी चाहिए उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और या तो वो सेम फेज में होने चाहिए, उन पे कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। अब दो अलग अलग आप बल्ब लेंगे या कुछ लेंगे ना, तो नहीं बनेगा, का बहुत डिफिकल्ट है वो, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों का फेज डिफरेंस भी सेम, बहुत डिफिकल्ट है। तो उसने एक आइडिया किया, उसने क्या बोला, उसने क्या सोचा, मैं एक सोर्स से ही दो बनाऊंगा, दो अलग अलग नहीं लूंगा, एक ही से दो करूंगा। क्या क्या उसने, यहां पे देखिए एक सोर्स है, इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स, इस प्राइमरी सोर्स को इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा। ये जो यहां से लाइट निकल रही है, प्राइमरी सोर्स है, एक ही सोर्स है, इसमें से लाइट निकल रही है। अब इसको फोकल लेंथ के फोकस पे रख दिया, फोकल लेंथ इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ रखा। अब आपने पढ़ा है लेंसेज में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाता है, तो ये सब के सब पैरेलल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे आपका बनेगा प्लेन वेव फ्रंट। अब आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना हाइगन के हिसाब से, तो ये सब पैरेलल लाइंस तो मैंने बताया, पैरेलल लाइंस और प्लेन वेव फ्रंट्स, तो यहाँ पे आपको प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। अब फिर क्या किया यंग ने क्या किया, यहाँ पे दो स्लिट बनाए। स्लिट मतलब समझते हैं, स्लिट मतलब
ऐसा पट्टी जैसा होता है, पट्टी जैसे आपका बैंडेड पट्टी होता है ना, वैसे होता है, लेकिन बहुत पतला सा होता है और इसमें से ऐसे लाइट बहुत पतला सा छोटा होता है, मैं तो बहुत बड़ा बना है, छोटा सा पतला सा स्लिट होता है। ऐसे उसने 2 स्लिट बनाए। अब 2 स्लिट बनाए तो जब यहाँ लाइट पहुंची, तो जब यहाँ लाइट पहुंचेगी और जब इस स्लिट में से निकलेगी तो क्या बन जाएगी, 2 अलग अलग सोर्स बनेगी। इनको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी सोर्स। इनको हम क्या बोल सकते हैं कि ये है हमारे सेकेंडरी सोर्स, ये हमारा प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स ने मुझे 2 सेकेंडरी सोर्स बना के दिया। अब अगर ये दोनों सोर्स 2 अलग अलग जगह से जो निकल रही है वेव्स, वो अगर एक ही जगह से आई हुई है तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी तो अलग हो नहीं सकती उनकी, क्योंकि वो जो दोनों हैं आई तो एक ही जगह से है। और सिंस वो दोनों एक ही जगह से आई हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। पहला कंडीशन सैटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन, ये दोनों का पोजीशन ऐसा है कि S से लेके S1 और S से लेके S2, ये जो डिस्टेंस है ना वो भी सेम है। S ऑलमोस्ट सेंटर पे उन दोनों के, S1 और S2 का डिस्टेंस सेम है। अब अगर डिस्टेंस सेम है तो लाइट अगर सेम लेंथ या पाथ फॉलो ट्रैवल करेगी तो वहां जब पहुंचेगी ना तो सेम फेज में ही पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि वो पाथ लेंथ जो है वो दोनों के लिए सेम है। S से S1 का डिस्टेंस और S से S2 का डिस्टेंस दोनों सेम होने की वजह से उनका पाथ लेंथ सेम होगा, इसीलिए दोनों जब यहाँ पहुंचेंगी तो सेम फेज में होंगी। क्या मेरा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया? हो गया। क्या? पहला, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम और दोनों इन फेज हो गए। वैसे तो बोला कांस्टेंट फेज में भी चलेगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई कि यहाँ पे दोनों इन फेज हो गए। अच्छा, एक चीज बताना है मुझे कि यंग्स ने जब ये किया था तो पहले उसने ऐसा नहीं किया था, उसने सनलाइट से काम चलाया था। सनलाइट जो आती है वो पैरेलल होती है ना, उसी से उसने किया था 2 स्लिट। पहले तो उसने एपर्चर लिया था, बाद में उसको स्लिट में कन्वर्ट किया गया। बाद में लोगों ने बोला नहीं, सनलाइट से अच्छा हम लोग यहाँ, और उसको सनलाइट में क्या है बहुत सारे कलर्स है ना, तो बाद में इसको चेंज किया, फिर इसका मोनोक्रोमैटिक कर दिया। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ मतलब एक कलर वाली लाइट, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट वो ज्यादा अच्छी रहती है, इंटरफेरेंस ज्यादा अच्छी तरह उसमें दिख सकता है। तो मोनोक्रोमैटिक किया, लेंस लगाया और 2 स्लिट लिया। हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से तो स्टार्ट होगा हमारा इंटरफेरेंस। हमने क्या किया यहाँ तक, हमने पूरी कंडीशन रेडी कर दी। इंटरफेरेंस, अच्छा इंटरफेरेंस हमको देखने का है, स्क्रीन पे देखने का है। लैब में क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर होता है, जहाँ से आप वो इंटरफेरेंस पैटर्न, वो स्क्रीन होता है पीछे, जहाँ पे वो पैटर्न देख सकते हैं। तो हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने अपना स्क्रीन रखा हुआ है, पीछे दिखा है स्क्रीन। दिस इज द पोजीशन ऑफ अ स्क्रीन। अब देखिए क्या होगा। अब S1 में से भी वेव्स निकलेंगे, वेवलेट्स, हम लोग सेकेंडरी वेवलेट बोल सकते हैं, और ये सब सिलिंड्रिकल होंगे। सिलिंड्रिकल वेवलेट्स, पता है मैंने बोला था 3 तरह के वेव फ्रंट होते हैं। एक होता है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल क्यों? क्योंकि ये लीनियर सा लंबा सा ट्यूब जैसा है ना, ये स्लिट है। तो स्लिट होगा तो यहाँ से आपको सिलिंड्रिकल वेवलेट्स निकलते हुए दिखेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स दोनों में से। और जब दोनों में से यहाँ से भी निकल रहे हैं, यहाँ से भी निकल रहे हैं, तो ओवरलैप करेंगे। सिंपल, दे आर गोइंग टू ओवरलैप। अब जब ओवरलैप करेंगे तो देखिए मैंने क्या किया, जितनी भी आपके ब्लैक है ना हेमिस्फीयर, ये सब हेमिस्फीयर याद है, मैंने आपको वेवफ्रंट बनाना सिखाया था। और बोला था कि हाइगन ने क्या बोला, सिर्फ आगे वाला बनाओ, पीछे वाला बनाने की जरूरत नहीं है, वो इनइफेक्टिव है। तो सब आगे आपके ये हेमिस्फीयर्स हैं। अभी हेमिस्फीयर्स में 2 तरह के होंगे, एक क्रेस्ट वाले होंगे और एक ट्रफ वाले होंगे। तो जितने भी ब्लैक है ना, वो दोनों के, मतलब स्लिट S1 और स्लिट S2 के, दोनों के जो ब्लैक है वो मेरे क्रेस्ट बता रहे हैं, और जो दोनों के ब्लू है ना, यहाँ से ब्लू बन रहा है, नीचे से ब्लू बन रहा है, वो दोनों ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये डायग्राम हाथ से बनाना मेरे थोड़ा डिफिकल्ट है। आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो इसको सामने टेक्स्ट बुक देखिए और तब मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। डायग्राम उतना ज़्यादा हाथ से बनाना बहुत आप, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक में डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम है डिफिकल्ट, सबके बस का नहीं है। मतलब उसके लिए आपको एलिमेंट्री अच्छा, या आपने ड्राइंग सीखा होगा तो अच्छे तरह कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है। तो हम लोग क्या देखेंगे, कई जगह पे ब्लैक, तो जहां पे 2 ब्लैक ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब क्या, 2 क्रेस्ट मिले। कहीं पे ब्लू, जहां भी होगा ब्लू। अब ब्लू होगा तो 2 ट्रफ मिले।
तो जहां भी ब्लैक ब्लैक ब्लू ब्लू मतलब दो क्रेस्ट या दो ट्रफ मिले वहां पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, ब्राइटनेस इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। और सबसे पहले आपको देखने मिलता है एट द सेंटर, ये सामने सपोज आपका O है और ये आपका O डैश है, एग्जैक्टली सामने आपको एकदम स्क्रीन पे आप देखें एकदम ब्राइट, ऐसा ब्राइट बैंड जैसा मिलेगा, बैंड फ्रिंज, इसको बोलते हैं फ्रिंज या बैंड भी बोलते हैं, पूरा पट्टी जैसा आपको मिलेगा एकदम ब्राइट बीच में सेंटर में सामने एग्जैक्टली, क्योंकि ये सब आपके ट्रफ ट्रफ क्रश क्रश ट्रफ ट्रफ क्रश क्रश वाले सब मिलते हैं। तो इसके सामने एग्जैक्टली स्क्रीन पे जब देखेंगे हम लोग स्क्रीन पे तो एकदम सेंटर पे एकदम ब्राइट ऐसा पट्टी जैसा दिखेगा, उसको बोलते हैं फ्रिंज या बैंड। फिर जहां पे ब्लैक ब्लू मतलब क्रश टफ वो सब क्या हो गए, वहां पे मिनिमम या जीरो इंटेंसिटी होगी, तो वो लाइन जो क्या है वो डार्क बताएगा, इस जगह पे आपको एकदम डार्कनेस मिलेगा, एकदम डार्क काला, इधर भी एकदम काला। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मैं जगह नहीं है, यहाँ पे आपको फिर ब्राइट मिलेगा, वैसे इधर इसका भी आएगा, इधर फिर ब्राइट मिलेगा। मतलब क्या होगा, सेंटर ब्राइट होगा, फिर ऊपर डार्क नीचे डार्क, फिर उसके ऊपर ब्राइट नीचे ब्राइट, वैसे ऑल्टरनेट होगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऊपर, ब्राइट डार्क नीचे, ऑल्टरनेट होते हैं। ये आपको दिखेगा जब आप वो देखेंगे, अगर आपको कॉलेज में एक्सपेरिमेंट कर दिखाया है, अगर दिखाया तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको एक्चुअल दिखेगा, ऐसा पट्टी दिखेगा, बैंड दिखेगा पूरा, ब्राइट सेंटर ब्राइट, फिर ऊपर दोनों डार्क, फिर उसके ऊपर दोनों ब्राइट, उसके ऊपर दोनों डार्क, उसके ऊपर नीचे मतलब ऊपर नीचे ऑल्टरनेट, डार्क ब्राइट, ऐसा आपको पूरा पैटर्न देखना होता है। इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। और जैसे कि मैंने कहा, अगर I0 उसका इनिशियल इंटेंसिटी है तो ब्राइटनेस का होगा 4I0 और डार्कनेस का होगा 0। क्यों? क्योंकि ये लोग इन फेज में है, ये सेम सोर्स है तो एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस जगह पे ब्राइटनेस एकदम पिच ब्लैक, एकदम डार्कनेस, देखिए 0 और ये मिलेगा तो अच्छा है, कोई कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा ना, एकदम ब्लैक और एकदम शार्प और एकदम शार्प ब्राइट, तो आपको कॉन्ट्रास्ट अगर होगा ना तो अच्छा दिखेगा, उसको बोलते हैं गुड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये अच्छा सा इंटरफेरेंस पैटर्न आकर आपको देखने को मिलता है इस स्क्रीन पे जहां पे रखा हुआ है। तो ये है एक्सप्लेनेशन कैसे थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट करके लोगों को बताया कि भाई लाइट में एक पैटर्न है, इंटरफेरेंस पैटर्न, जो न्यूटन के थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन होता है, जो हाइगन के वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। तो आज अभी हमने इस समय तो हमने सिर्फ पैटर्न एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट काम क्या हो जाता है इंटरफेरेंस में, ये जानना कि भाई ये जो ब्राइट डार्क बन रहा है ऊपर नीचे, इनका पोजीशन क्या है, हमको इनका पोजीशन जानना है। सेंटर से क्या कितनी दूरी पे ब्राइट बनेगा, कितनी डार्क बनेगा, उसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है क्या, है ना। और दूसरा चीज क्या जानना है हमको, इंटेंसिटी जानना है कि जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। वैसे तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, इंटेंसिटी वैसे कुछ होगी, तो हमको ये दो चीज जानना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम जाते हैं फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रिंजेस एंड द इंटेंसिटी। तो यहाँ पे अभी हम लोग एनालाइज करेंगे एनालिसिस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो भी मैंने आपको इंटरफेरेंस एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे हम लोग देखिए सिंपल लाइन डायग्राम है, ये आपका दो स्लिट है S1 S2, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल d, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स डिनोटेड बाय स्मॉल d। स्मॉल d अगर मैं आप बोलूं तो इसका वैल्यू कितना होता है, समवेयर अराउंड 2 to 4 mm। 2 to 4 mm आप समझ सकते हैं कितना कम होगा। अच्छा, डिस्टेंस इन द स्लिट इन द स्क्रीन कैपिटल D, ये 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1000 मिलीमीटर, मतलब कैपिटल D स्मॉल d से बहुत बड़ा है, कैपिटल D स्मॉल d से बहुत बड़ा है, ठीक है। ओके, ये आगे ये जो सेंटर है दोनों स्लिट का, उसके सामने स्क्रीन का सेंटर O डैश,
स्लिट का S1 के सामने S1 डैश, S2 के सामने S2 डैश। अब हम जानते हैं कि ये सामने सेंटर स्क्रीन पे तो भाई ब्राइट दिखेगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, और इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि S1 से जो O डैश का डिस्टेंस है और S2 से जो O डैश का डिस्टेंस है वो सेम है, पाथ लेंथ इज सेम। तो जब दो वेव सेम पाथ फॉलो करेगा तो वहां पे वो इन फेज में ही मिलेगा, इन फेज में वो ओवरलैप करेगा, और जब इन फेज में ओवरलैप करेगा तो वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनना ही है। इन फेज मतलब या तो दोनों क्रेस्ट होगा या तो दोनों ट्रफ होगा, तो यहाँ तो आपको ब्राइट फ्रिंज मिलना ही मिलना है। तो सेंटर पे, स्क्रीन के सेंटर पे, मतलब इस सेंटर के सामने ये सेंटर है, दैट विल बी ऑलवेज बी ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट, ये तो हर बार देखने को मिलेगा इस जगह पे। अब हमारा, हम क्या चाहते जान, हम जानना चाहते हैं इस स्क्रीन पे कहीं भी कोई पॉइंट, एक पॉइंट भी कहीं भी, एनीवेयर, उसका सेंटर से डिस्टेंस y है ना, दिस इज द y एक्सिस, और ये वेव मूव हो रहा है अलोंग द x एक्सिस। तो ये पूरा प्लेन है अंदर, yz प्लेन है, अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, yz प्लेन है, ये y एक्सिस है। इस y एक्सिस स्क्रीन पे कहीं भी एक पॉइंट भी है तो वहां पे अगर ब्राइट बनेगा, ब्राइट फ्रिंज हो रहा है, तो उसका y का फॉर्मूला क्या होगा, और अगर उस जगह पे डार्क बन रहा होगा तो भाई उस y के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पोजीशन कैसे मिलेगा, किस फॉर्मूला से हम पता कर सकते हैं कि इस जगह पे इतना ब्राइट होना चाहिए, इस जगह पे डार्क होना चाहिए, क्या कोई फॉर्मूला है, बन सकता है? हाँ भाई बन सकता है। अब हम वही देखने वाले हैं कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो देखिए, अब हम डायग्राम में आप देखें तो आपका S1P और S2P में थोड़ा सा तो फर्क है ना लेंथ में, S2P थोड़ा ज्यादा है, ये तो आप मानते हैं थोड़ा ज्यादा है। कितना ज्यादा है, वो ज्यादा कितना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ इस लाइन पे, ठीक है, इसको लिख देता हूं n। अब ये जो है ना S2n, ये जो लेंथ है ना, इट इज डेल्टा L। डेल्टा L जो है दैट इज पाथ डिफरेंस। S1P और S2P के बीच में जो लेंथ का डिफरेंस है वो इतना है, क्योंकि S1P और NP ये दोनों का लेंथ सेम है, तो एक्स्ट्रा कितना लेंथ है, एक्स्ट्रा लेंथ S2n है, जिसको मैंने डेल्टा L से, वही एक्स्ट्रा है। उस एक्स्ट्रा की वजह से ही आपको यहाँ पे या तो ब्राइट मिलेगा या तो डार्क मिलेगा, इस एक्स्ट्रा की वजह से। और उस पे भी कंडीशन है, क्या है, अगर आपका डेल्टा L इज n टाइम्स ऑफ लैम्बडा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ब्राइट। अगर इट इज n माइनस हाफ टाइम्स ऑफ लैम्बडा, आपको वहां मिलेगा डार्क। ये जो डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस n टाइम्स ऑफ द लैम्बडा ऑफ द वेव है, मतलब इंटीग्रल, n आपका इंटीजर है, इंटीजर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे n इक्वल प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब बोलेंगे सर ब्राइट में आपने 0 लिखा, डार्क में क्यों लिखा, तो 0 पोजीशन बाय सेंट्रल पोजीशन, वो तो हमेशा फिक्स है, ब्राइट ही रहेगा, तो 0 पोजीशन से ब्राइट के लिए डार्क के लिए नहीं है, याद रखिएगा। तो ये जो कंडीशन पार्ट डिफरेंस का राइट का है, और ये जो कंडीशन है पार्ट डिफरेंस का डार्क का है। अब हम इसी कंडीशन को यूज करके y निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये देखिए ट्राइंगल S2P S2 डैश, ट्राइंगल S2P S2 डैश, पाइथन अप्लाई करेंगे। S2P square is equal to S2 dash which is capital D, मैं डायरेक्टली कैपिटल D स्क्वायर लिखता हूँ, प्लस P से लेके S2 डैश। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज P से लेके S2 डैश, ध्यान से देखिए, ये y है, ये कितना होगा, अगर ये D है और ये सेंटर है तो ये d/2 होना चाहिए, तो ये y प्लस d/2 होना चाहिए। सो दिस शुड बी y plus d/2 the whole square. I have applied Pythagoras. मैंने अप्लाई किया हुआ है पाइथागोरस। अब वैसे दूसरा ट्राइंगल S1P S1 डैश, S1P स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस ट्राइंगल का देखिए तो इसका भी है d स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे डिस्टेंस इतना लेना पड़ेगा P S1 डैश तक,
तो y में से ये माइनस करना पड़ेगा, ये कितना है, ये d/2 है, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस d/2 द होल स्क्वायर। लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस, h2p² माइनस s1p², इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d² आपका कट जाएगा, आप देख ही सकते हैं आपका d² कट जाएगा। अब d² कट जाएगा तो ये माइनस करना है, ये आपको माइनस करना है, तो ये अगर माइनस करना है तो फिर या तो a² माइनस या इसका होल स्क्वायर, चलिए इसका होल स्क्वायर y² प्लस 2 y d/2 प्लस d²/4 माइनस y² प्लस 2 y d/2 माइनस d²/4। तो ये देखिए कट गया, ये माइनस है पर माइनस है, सब्ट्रैक्ट है, तो इसका जो प्लस है वो भी माइनस होता है, तो क्या बचा, ये भी कटा ये भी कटा, तो 2y d बचा, h2p² माइनस s1p²। अब इसको a² माइनस b² करिए, h2p माइनस s1p इनटू h2p प्लस s1p इज इक्वल टू 2y d। h2p माइनस s1p इज इक्वल टू 2y d अपॉन, इसको नीचे ले जाते हैं, अपॉन h2p प्लस s1p। अब ध्यान से देखिए फिगर में, h2p और s1p वैसे तो थोड़ा सा फर्क है लेकिन बहुत माइनर फर्क है, आप उन दोनों का लेंथ d ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये d बहुत छोटा है, ये d इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट h2p s1 के h2 जो है s1 के एकदम पास में है, एकदम पास में होने की वजह से डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू d है, ले सकते हैं अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से, तो ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2yd अपॉन d प्लस d। So this is 2yd upon 2d, but here difference is nothing but your delta L. Therefore, path difference delta L is yd upon y into small d upon capital D. ये आपको अभी तो सिर्फ क्या मिला है, आपको अभी सिर्फ पाथ डिफरेंस मिला है। अब हम कंडीशन निकालेंगे फॉर ब्राइट एंड फॉर डार्क। ब्राइट का कंडीशन, ब्राइट कंडीशन क्या है, ब्राइट सर, ब्राइट का कंडीशन ये है कि ये जो मेरा डेल्टा एल है, इट शुड बी इक्वल एन लैम्बडा, मतलब yn d/d इज इक्वल टू एन लैम्बडा। तो yn का पोजीशन क्या हो जाएगा, yn का पोजीशन जो भी n मतलब क्या, नंबर, कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ब्राइट फ्रिंज का, क्रॉस मल्टीप्लाई एन लैम्बडा d/d, n को मैं बाहर लिख देता हूँ, लैम्बडा d/d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्राइट फ्रिंज, मतलब अगर आपको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेंटर के बाद आपको पहला ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो n की जगह 1 डालिए, लैम्बडा का वैल्यू डालिए, डिस्टेंस जो भी होगा ये और स्मॉल डी डालिए, तो आपको डिस्टेंस मिलेगा सेंटर से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। सपोज आप जानना चाहते हैं फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज किधर होगा, तो n की जगह 5 डालिए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो आपको डिस्टेंस, मतलब ये सब डिस्टेंस देगा फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब आप डार्क निकालिए, डार्क फ्रिंज, दिस इज ब्राइट फ्रिंज, नाउ डार्क फ्रिंज, इसको फ्रिंज बोलते हैं, बैंड बोलते हैं, दोनों चलता है। अब इसका क्या होगा, इसका डेल्टा एल जो है दैट शुड बी इक्वल टू n माइनस हाफ yn d/d शुड बी इक्वल टू n माइनस हाफ इनटू लैम्बडा, तो yn इज इक्वल टू n माइनस हाफ इनटू लैम्बडा d/d। देखो फॉर्मूला में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, n की जगह n माइनस हाफ है, तो ये अगर आपको जैसे पहला डार्क चाहिए, डार्क तो n की जगह 1 डालो, सॉल्व करो, आपको पता चलेगा सेंटर से कितनी दूरी पे पहला डार्क है। सपोज आपको पांचवा डार्क चाहिए, पांचवा, तो 5 डालो, सब्स्टिट्यूट करो, आपको पता चलेगा सेंटर से पांचवा ब्राइट डार्क फ्रिंज किधर है। तो ये दोनों आपको डिस्टेंस बताएंगे, डार्क फ्रिंजेस या ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितनी, वो ऊपर नीचे दोनों हो, ऊपर नीचे दोनों। आप n प्लस डालोगे तो ऊपर का देगा, n माइनस, क्योंकि n तो इंटीजर है ना, आप n माइनस डालोगे तो नीचे देगा। माइनस मतलब आंसर माइनस नहीं, वो फिर नीचे की तरफ होगा, बस इतना ही होगा। और सेम ही होगा, जितना ऊपर फर्स्ट होगा उतना ही नीचे फर्स्ट होगा, जितना ऊपर पांचवा होगा उतना ही नीचे पांचवा होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होने वाला। ये तो दो हो गया डेरिवेशन। एक हो गया आता है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ या फिर बैंड विड्थ, जिसको कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। मतलब क्या, जैसे कि सपोज आपका इधर है ब्राइट, इधर है दूसरा ब्राइट, तो हम जानना चाहते हैं दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस कितना, या फिर यहाँ पे एक डार्क है, डार्क, और यहाँ पे एक डार्क है, डार्क, हम जानना चाहते हैं दोनों डार्क के बीच का डिस्टेंस कितना,
दोनों के सेंटर टू सेंटर निकालता है, डिस्टेंस में सेंटर टू सेंटर निकालता है। तो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस या दो डार्क फ्रिंज के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ या बैंडविड्थ। कैसे निकालने का? सिंपल, अगर आपको ब्राइट का निकालना है, ब्राइट का, तो इसका yn+1 माइनस yn, दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज को माइनस करो डिस्टेंस को, yn+1, तो yn+ मतलब n की जगह 1 डालो, n+1 माइनस n और लैम्डा d/d, तो बचेगा लैम्डा d/d। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस। अब आपको डार्क निकालना है, डार्क का, तो उसका वही होगा yn+1 माइनस yn, n की जगह n+1 डालो, n+1 माइनस हाफ माइनस n प्लस हाफ, क्योंकि माइनस करना है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, लैम्डा d/d। तो इसमें ये भी कट गया, ये भी कट गया, लैम्डा d/d। अरे सेम आ गया, सेम फॉर्मूला, मतलब दो डार्क के बीच का जो डिस्टेंस है और दो ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस है कॉन्जिक्यूटिव, वो सेम है, लैम्डा d/d। Fringe width for bright band, fringe width for dark band is same. Distance between two consecutive bright or distance between two consecutive dark has the same formula, lambda d by small d. So this is about fringes, कहाँ fringes मिलेगा सेंटर से, उसका पोजीशन क्या होगा, प्लस along with that आपको fringe width, जो distance between two consecutive bright टू डार्क, आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया। थोड़ा और कुछ और भी बताना है, मैं वो देख रहा हूँ कैसे इसको रब करना पड़ेगा, तो मैं इतना पार्ट पहले रब कर देता हूँ, इतना पार्ट जो डेरिवेशन वाला पार्ट है ना, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे हम लोग ने इसको पाथ डिफर, फेज डिफरेंस में एक्सप्लेन किया ना, वैसे सेम चीज आप इसको, इसमें वेव में क्या होता है, पाथ डिफरेंस भी होता है, फेज डिफरेंस भी होता है। तो अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एल है तो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई। आप इसको फेज डिफरेंस में बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2π/λ इनटू द पाथ डिफरेंस। हमने डेल्टा एक्स लिखा था, लेकिन टेक्स्ट में यहाँ डेल्टा एल दिया तो मैं डेल्टा एल लिख देता हूँ, नहीं तो हम लोग जनरली पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। चलो यहाँ हम लोगों ने डेल्टा एल दिया, हमने डेल्टा एल, फिर क्या, फिर तो यही है, आपको डेल्टा एल डालने का है। मतलब अगर आपको सपोज ब्राइट चाहिए, ब्राइट चाहिए, तो मैं पहले डेल्टा एल डाल देता हूँ 2π/λ। डेल्टा एल हमको यहाँ मिला था ना, यहाँ पे डेल्टा एल मिला था, कितना मिला था, y d/d, ये हमको मिला था डेल्टा एल। अब आपको ब्राइट चाहिए, ब्राइट, तो डेल्टा फाई क्या होना चाहिए, देखिए डेल्टा एल क्या था ब्राइट के लिए, एल लैम्डा, तो यहाँ क्या होएगा, ये लेंथ जो होता है लैम्डा में होता है और फेज जो होता है वो पाई टू पाई में होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे n × 2π, प्लीज अंडरस्टैंड, एक लैम्डा मतलब एक 2π का एक फेज हुआ, एक लैम्डा मतलब एक वेव, एक वेव मतलब एंगल में कितना हुआ, एंगल में 2π हुआ, तो लैम्डा की जगह 2π। तो आप ये लिखिए इधर, सॉल्व करिए, मिल जाएगा। इसको ऐसे रहने देता हूँ। और डार्क की अगर बात करें, डार्क डेल्टा फाई n-½ 2π, सेम लैम्डा की जगह सिर्फ 2π आ जाएगा, क्योंकि एक वेव जो लैम्डा होता है इन टर्म्स ऑफ फेज इट रिप्रेजेंट्स 2π। तो ये पूरा लिख देने का है, पूरा का पूरा यहाँ लिखने का, पूरा और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको तो इतना याद रखिए, बाद में अगर सम्स होगा तो उसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सम्स होगा तो उसको यूज करेंगे फॉर्मूला में। ये इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस है। मेन है पार्ट डिफरेंस, लेकिन फेज डिफरेंस अगर एमसीक्यू में पूछा तो आपको आना चाहिए कि फेज डिफरेंस में भी आपका पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस में कन्वर्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वर्जन फैक्टर 2π/λ। और ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, जो फेज होता है वो पाई से 2π से डिनोट होता है, जो लैम्डा होता है वो जो लेंथ होता है वो लैम्डा से रिलेटेड होता है, वैसा है। मैंने सिर्फ बताया था आपको, याद करिए, आप एक वीडियो में कहीं मैंने एक्सप्लेन किया होगा, आपने वीडियो देखा है। अब इसमें एक और चीज जो मैं बताने वाला हूं जो टेक्स्ट में नहीं दिया लेकिन समझ में पूछा है, अब वो है एंगुलर सेपरेशन। बताओ क्या है, टेक्स्ट में एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन समझ में पूछा है, एंगुलर
सेपरेशन। एंगुलर सेपरेशन क्या है? देखिए आपका पाथ डिफरेंस है, तो इसके सामने जो एंगल होगा ना थीटा, वो एंगुलर सेपरेशन होगा, एंगल में डिफरेंस। अगर ये पाथ में डिफरेंस है तो ये एंगल में डिफरेंस होगा थीटा। अब इसका साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज डेल्टा एल अपॉन डी। इसका डेल्टा एल क्या हो गया? डी साइन थीटा। मतलब डेल्टा एल को आप एंगल में भी लिख सकते हैं एंगुलर सेपरेशन में, पाथ डिफरेंस इज आल्सो इक्वल टू डी साइन थीटा। डेल्टा एल इन टर्म्स ऑफ थीटा, दिस इज थीटा, दिस आल्सो इज थीटा। यहाँ से आप एक एंगल अगर बनाएंगे ना इधर से, तो वहां भी थीटा आपको मिलेगा, थीटा मिलेगा। थीटा बताता है कि एंगुलर सेपरेशन, ये पॉइंट का सेंटर से कितना एंगल में सेपरेशन हुआ है, दैट इज एंगुलर सेपरेशन। तो ब्राइट के लिए क्या होगा? ब्राइट के लिए वही अपना d sin थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको n तक जाना है तो n, नहीं तो एक ही लेना है तो सिर्फ लैम्बडा हो जाएगा, तो sin थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय d। ये फर्स्ट है ना, अगर आपको n तो लेना है तो n डालना पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ अगर पहले वाले का ही लेना है तो sin थीटा इज लैम्बडा बाय d। और यही अगर मुझे डार्क की बात करना है, डार्क, तो d sin थीटा इज आल्सो इक्वल टू लैम्बडा बाय d ओनली। सिर्फ फर्क वही, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ आपको लिखना है तो आप n लैम्बडा लिख सकते हैं, n लैम्बडा लिखेंगे तो n टाइम लैम्बडा बाय d होगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं n माइनस हाफ लैम्बडा, तो यहाँ पे आपका साइन थीटा हो जाएगा n माइनस हाफ इंटू लैम्बडा बाय d। बहुत बार ऐसा होता है कि थीटा को हम लोग, साइन थीटा को सिर्फ थीटा भी लिखते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है। अब आप जानते हैं ना साइन थीटा को थीटा कब लिख सकते हैं? साइन थीटा को थीटा तब लिख सकते हैं जब ये एंगल बहुत छोटा होता है। आपको ये मालूम होगा साइन थीटा और टैन थीटा को थीटा में भी लिखा जा सकता है, प्रोवाइडेड ये एंगल थीटा बहुत ही स्मॉल हो, बहुत ही छोटा हो। तो वी कैन डू दैट, ये हम कर सकते हैं। तो काफी कुछ इससे एक्सप्लेनेशन हुआ है, और एक और कंसेप्ट बाकी हुआ है इंटेंसिटी वाला, इस पे मुझे आना है, क्योंकि मैंने ये सब करके आपको क्या बता दिया? पोजीशन। हम पोजीशन निकाल सकते हैं, ब्राइट, डार्क, दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, फ्रिंज विड्थ, बैंड विड्थ, ये इन टर्म्स ऑफ पाथ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस था, ये फेज डिफरेंस। फिर एंगुलर सेपरेशन, ये जो आपका जो भी फ्रिंज बनता है उसका और सेंटर के में कितना एंगुलर सेपरेशन है, वो थीटा, वो भी आप निकाल सकते हैं, साइन थीटा n टाइम लैम्बडा बाय d फॉर ब्राइट, n माइनस हाफ लैम्बडा बाय d फॉर डार्क। ये सब पोजीशन के हिसाब से। अब इंटेंसिटी पे आना पड़ेगा। इंटेंसिटी का मैंने आपको बताया, इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो मिनिमम मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 4I0। 4I0 मतलब अगर आपका इनिशियल इंटेंसिटी I0 है तो मैक्सिमम राइट फ्रिंज का 4I0 होगा, प्रोवाइडेड उनकी एम्पलीट्यूड सेम है। तो दोनों वेव्स की अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो I0, क्योंकि वो डबल हो जाएगा एम्पलीट्यूड, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 4I0। I0 इज द इनिशियल इंटेंसिटी, पहला जो वेव का पहला बिफोर मतलब वेव बनने, मतलब सुपरपोजिशन होने से पहले, इंटरफेरेंस होने से पहले से इंटेंसिटी I0 है। फिर जब ब्राइट बैंड बनेगा तो 4I0 हो जाएगा, और डार्क जो बनेगा वो 0 होगा। लेकिन कंडीशन कब? जब एम्पलीट्यूड्स आर सेम, लेकिन हो सकता है कि एम्पलीट्यूड सेम ना हो, तो क्या? तो मुझे वो समझाना पड़ेगा, ठीक है? तो मेरे को रब करना पड़ेगा थोड़ा। तो अब मैं आपको थोड़ा इंटेंसिटी के बारे में बता देता हूँ। पोजीशन तो आप समझ गए, पोजीशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ये इंटेंसिटी स्पेशल एक केस है, दोनों एम्पलीट्यूड सेम, मतलब हो सपोज दोनों एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं सर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। जैसा हम लोग अपना इलेक्ट्रिक वेक्टर ले रहे हैं, E is equal to E0 sin ओमेगा t एक है, एंड E2 is equal to E0 sin ओमेगा t प्लस फाई। ये पहला केस तो मैंने लिया कि एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन उन लोगों का फेज डिफरेंस है, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ फाई। ये जो दोनों वेव्स है उनके बीच में फेज डिफरेंस फाई है। तो इंटेंसिटी कैसे मिलेगी, ध्यान से सुनिए।
तो दोनों का ई जो होगा E1 प्लस E2 हो जाएगा, E0 कॉमन है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बहुत बार हुआ है, चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 है ना। तो 2 साइन दोनों को ऐड करो, 2 ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2 तो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2, क्योंकि जो 2 ओमेगा टी नीचे वाले 2 से कट जाएगा, कॉस ऑफ माइनस करो दोनों का ओमेगा टी कट जाएगा तो हो जाएगा 5 बाई 2। आप बोलेंगे सर मगर कॉस ऑफ माइनस 5 बाई 2 करेक्ट, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। एक स्टेप मैंने बचा दिया और कुछ नहीं, माइनस कर सकते हैं लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है तो वही रहेगा। अब इसको लिखा जाएगा 2 E0 cos 5 बाई 2 को एक साथ लिखेंगे और साइन ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। अब ये क्या है यार, ये आपका एम्पलीट्यूड है, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, साइन को छोड़ के जो बचता है वो सब एम्पलीट्यूड होता है कि नहीं, तो ये आपका एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी जो होगी इसको प्रोपोर्शनल होगी 2 इसके स्क्वायर को cos 5 बाई 2 द होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 E0 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई 2 4 I0 cos स्क्वायर 5 बाई 2। ये फॉर्मूला कब होगा, जब दो वेव्स का पाथ फेज डिफरेंस 5 होगा, फेज डिफरेंस। फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है, तो एक का है सपोज E1 नॉट साइन ओमेगा टी है ना, और दूसरे का E2 नॉट साइन ओमेगा टी, अभी दोनों में ये फर्क है। तो आपकी इंटेंसिटी होगी आई मैक्स, क्या होगी पता, आई मैक्स होगी E1 E0 1 नॉट प्लस E2 नॉट स्क्वायर, और आई मिनिमम कितनी होगी, आई मिनिमम प्रोपोर्शनल होगी, मतलब बहुत बार इक्वल भी ले लेते हैं, E10 माइनस E20, मैक्सिमम में दोनों एम्पलीट्यूड ऐड होगा, मिनिमम में दोनों एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, सेम होगा तो फिर ये है, सेम नहीं होगा तो ये है, और फेज डिफरेंस होगा तो फिर ये है, ये अलग अलग फॉर्मूलाज है। आपके टेक्स्ट में क्वेश्चन है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम सॉल्व करने कैसे, तो अलग अलग एम्पलीट्यूड्स है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम दिस अपॉन दिस स्क्वायर करके सॉल्व करने का एक ऐसा टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स इंटरफेरेंस से रिलेटेड कंप्लीट किया है, और भी है ऐसा नहीं है, मतलब जो मेन था आपका व्हाट इज इंटरफेरेंस, कैसे होता है, क्या कंडीशन है, फिर उसके लिए क्या एनालिटिकल मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है, कैसे हम लोग मैथमेटिकल मेथड से सब पोजीशन ढूंढते हैं, डार्क लाइट फ्रिंज विड्थ है ना, प्लस उसके साथ मैंने आपको फेज डिफरेंस बताया, एंगुलर सेपरेशन समझाया, और फाइनली मैंने आपको इंटेंसिटी के बारे में भी काफ़ी कुछ इसमें हमने कवर किया है। अब मेरा ये मानना है कि इसमें सम्स भी हैं, 4-5 सम्स है, और मैं चाहूँगा कि मैं आपको सभी जो सम्स है ना सब अलग अलग है, डिफरेंट टाइप्स हैं, तो मैं चाहूँगा अभी आपका बोर्ड एग्जाम भी आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि मैं ऑलमोस्ट सभी करूँ, तो अगर अभी करूँगा इस वीडियो में तो लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि इसको मैं प्योरली नेक्स्ट लेक्चर में ना, नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इसी से रिलेटेड जो मैंने टॉपिक सीखा इससे रिलेटेड मैं सब न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके इससे रिलेटेड, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि चैप्टर है इजी लेकिन लोगों को लगता है डिफिकल्ट। तो मेरा यही रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में कि मैं इससे रिलेटेड जो भी 4-5 सम्स है ना वो अच्छी तरह आपको समझाऊँ सिखाऊँ, तो क्योंकि सम्स तो आता है, या तो एक्सप्लेनेशन आएगा सम्स आएगा इस चैप्टर में से, और लोग इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं, सोचते हैं बड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं नहीं चाहता कि आप इसको ऑप्शन में छोड़ें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड आपको सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इसके जो न्यूमेरिकल्स है। सो I'll stop the lecture over here after this video. Next lecture we'll do the numericals. I hope you like this lecture. You understood the basic concepts. Interference is a very interesting concept. आपने देखा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रिंज विड्थ, बैंडविड्थ, इसको जब रीड कर लीजिएगा तो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा समझने में। So please don't forget to like, share and subscribe, and thank you so much for watching this video.